हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं 12वीं पास करके कॉलेज में पढ़ने गया था। माली हालत अच्छी ना होने की वजह से मुझे पापा के पास मुंबई जाना पड़ा और इसी बीच मैं वहीं काम करने लग गया। समय मिलते ही मैं अपने सारे दोस्तों को मैसेज करता था। मैं शायरी का शौकीन था और हर रोज़ नई नई शायरी दोस्तों को भेजता और बदले में वे तारीफ़ भेजते। हम ज़्यादातर बातें मैसेज के ज़रिए ही करते थे। दोस्तों के अलावा मैं अपनी चचेरी भाभी को भी मैसेज करता था। वे दिल्ली में मेरे भाई के साथ रहती थी। मैं और सुनीता भाभी दोनों जब भी बातें करते तो ऐसा लगता ही नहीं था कि देवर भाभी बात कर रहे हैं। ऐसा लगता था मानो दो जिगरी दोस्त बात कर रहे हैं। एक दिन अचानक मेरे फ़ोन पर एक नंबर ने प्यारा सा मैसेज आया। मैं पढ़कर बहुत खुश हो गया, लेकिन अगले ही पल में हैरान रह गया, क्योंकि जब उस नंबर से फ़ोन किया तो फ़ोन का जवाब ही नहीं मिल सका। मैंने उसी नंबर पर मैसेज किया, कौन हो तुम? उधर से जवाब आया, आपकी अपनी दोस्त। मैंने नाम पूछा तो उसने बताया नहीं। फिर कभी का मैसेज लिख दिया। मैंने सोचा शायद मेरा ही कोई दोस्त मुझे नए नंबर से परेशान कर रहा है। रात को मैंने जब उस नंबर पर फ़ोन किया तो एक लड़की ने फ़ोन उठाया और जैसे ही वह हेलो बोली, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हकलाते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नंबर तुम्हें किसने दिया? तुम कहाँ से बोल रही हो? उस लड़की ने बताया, मेरा नाम निशा है। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि वह मुझे पहले से जानती है। मेरे बारे में उसने बहुत सारी बातें भी बताई। मैं देखने में कैसा हूँ, मेरा कद कितना है वगैरह। मैंने पूछा, मुझे कहाँ देखा आपने? उस लड़की ने कहा, 1 महीने पहले मैंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आपको देखा था। तभी से दो नंबर नंबर दो रहे हैं थे। मैं चौंक गया, क्योंकि ठीक 1 महीने पहले मैं अपनी बुआ को छोड़ने गया था। मैं ख़याली पुलाव पकाते हुए सोचने लगा कि एक अनजान लड़की ने अनजान जगह पर मुझे देखा और तब से मेरा फ़ोन नंबर ढूंढ रही है। पहले तो मैं अनजान था, पर अब मैं दोस्ती के नाते उसे ऐसी बातें करने लगा। कुछ ही दिन हुए थे मेरी और उस लड़की की दोस्ती को। इसी बीच उसका एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती की शुरुआत झूठ से हो। सच तो यह है कि मैंने आपको कभी नहीं देखा, बस सुनीता भाभी के फ़ोन पर आपका मैसेज पढ़ा जो मुझे बहुत पसंद आया। इसके बाद भाभी से आपका नंबर लेकर मैसेज कर दिया। मैंने सोचा कि अगर आप पहले ही से बता देती तो आपके बारे में इतना सब कुछ जानने का मौका ना मिलता। इस झूठ के बारे लिए मुझे माफ़ कर देना और मेरी दोस्ती को प्यार करना। ये मैसेज पढ़कर मुझे थोड़ा गुस्सा तो आया, पर दोस्तों से इस बारे में मैंने जब बात की तो वो भी मुझे तारीफ़ के पुल बांधने लगे। दोस्तों ने मुझे सलाह दी कि लड़की अच्छी है, तभी उसने सब सच बता दिया। और तो तू दोस्ती भी करना चाहती है, और ऐसे सच्चे दोस्त कम ही मिलते हैं। उसे फ़ोन कर और दोस्ती की नई शुरुआत कर। फिर क्या था, मेरा दिल बाग बाग हो गया। अगली सुबह मैंने मैसेज किया, गुड मॉर्निंग। उधर से भी मैसेज का रिप्लाई आया जिसमें पूछा गया था, मुझे माफ़ कर दिया ना? फिर सॉरी एंड थैंक यू। दोस्ती के आगे बढ़ाने के लिए मैंने भी एक फ़िल्मी अंदाज में लिख के भेज दिया, दोस्ती में नो थैंक यू, नो सॉरी। हम दोनों की दोस्ती परवान चढ़ती गई। पहली बार घर जाते समय मैं उसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मिला। ट्रेन वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकी, इसलिए बातें भी ना हो सकी। सिर्फ हाय हेलो ही हो पाई। उस समय छठ पूजा की तैयारी चल रही थी। मैं घर पर ही था। सुनीता भाभी हर साल छठ पूजा के समय गांव आ जाती। इस बार भी वह आ गईं और मैं अकेली नहीं, निशा भी साथ में थी। मैं इतना खुश था कि बयां नहीं कर सकता था। मैंने निशा को अपनी माँ और बहन से मिलवाया। मैं पूरा दिन उसी के साथ रहा। सुनीता भाभी कहाँ चूकने वाली थी, वो भी ताने कसती, क्यों देवर जी, क्या इसे यहीं छोड़ दूँ हमेशा के लिए? भाभी को भी कहीं ना कहीं मेरी आंखों में निशा के लिए प्यार नज़र आने लगा था, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि भाभी हमारे घर आए और मैं भाभी के साथ ना रहूं, क्योंकि निशा से पहले भाभी ही थी जो मेरा हर पल ख्याल रखती थी। मेरे भाभी को हर बात बता रखी थी। जब मेरी किसी लड़के से बात नहीं होती थी तो मेरी भाभी ही मुझसे बात करती थी और मुझे हर तरह का सुख भी देती थी। और तो और जब भी क्रिकेट वगैरह खेलने का मन होता तो भाभी कह देती थी कि भाभी मेरे साथ क्रिकेट वाला क्रिकेट खेल भी खेलती थी। इसीलिए इस बार तो कुछ अलग ही हो रहा था, इसीलिए भाभी मुझसे ऐसी बात कर रही थी।
भाभी को ऐसी बातें सुनकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगते कि काश ऐसा ही होता, क्योंकि निशा थी ही ऐसी गोरी, लंबी नाक, लंबा कद, मानो कोई अप्सरा हो। मैं मन ही मन उसे चाहने लगा था। मेरे फ़ोन की बैटरी और पैसे ख़त्म हो जाते, पर बातें कभी ख़त्म नहीं होती थी। हर साल छठ पूजा पर निशा भी सुनीता भाभी के साथ मुझसे मिलने चली आती, लेकिन मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसे कभी किसी उसके घर जाऊं। मैं जब भी गांव आता उससे रेलवे स्टेशन पर ही मिलकर चला जाता। प्यार वह भी मुझसे करती थी, पर बोलती नहीं थी। मैं उससे प्यार का इजहार करवा कर ही रहा। अब दोस्ती भूलकर प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी। बात शादी तक पहुंच गई। मैंने हिम्मत करके पड़ोसियों के ज़रिए अपने प्यार और शादी की बात माँ तक पहुंचा दी। माँ ने इस रिश्ते को एक बार में ही खारिज कर दिया। इसकी वजह यह थी कि उनकी बिरादरी की नहीं थी। पढ़ी लिखी है, शहर की रहने वाली है, गांव के बारे में क्या जानती है। माँ के ख्याल से शायद निशा घर परिवार ना संभाल सके। उनको ऐसी लड़की चाहिए थी जो घर को संभाल सके। घर तो निशा संभाल ही लेती, पर माँ को कौन समझाए। पुराने ख्यालों वाली माँ जो एक बार बोल देती है, वही मेरे लिए पत्थर की लकीर हो जाता था। समय का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा। मेरे दोस्तों, पड़ोसियों सभी ने मुझे सलाह दी कि निशा के साथ कहीं बाहर चला जाऊं और शादी कर लूं। माँ कुछ दिन नाराज़ रहेगी, पर समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं आगे पीछे की सोचने लगा। जैसे हर माँ के सपने होते हैं, वैसे ही मेरी माँ के भी सपने होंगे। वो सोचते होंगे कि उनके बेटे की शादी होगी, बैंड बाजा बजेगा, वे खुशी के मारे नाचेंगे। मैंने भी सोच लिया था कि पूरे परिवार के सामने मेरी शादी होगी। मैं अपनी माँ के सपनों को नहीं तोड़ सकता था। एक दिन मैंने निशा को अपने मन की बात बता दी। वह सुनकर रोने लगी। रोया तो मैं भी था। कुछ सोचकर निशा ने कहा, आपकी शादी किसी से भी हो, पर आप हमेशा खुश रहना। माँ का दिल कभी मत तोड़ना। आप वहीं शादी कीजिएगा जहाँ आपकी माँ चाहती है। जब तक हम दोनों में से किसी एक की शादी नहीं होती, तब तक हम दोस्ती के नाते बातें तो कर सकते हैं। फिर निशा छठ पूजा पर गाँव नहीं आई। उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं निशा से एक बार तो मिलकर ही आऊँगा। फिर मैं अपनी भाभी को फ़ोन कर लिया कि मैं आ रहा हूँ। भाभी मुझे रेलवे स्टेशन पर लेने आ गई। घर जाते ही भाभी ने मुझे अलग ही बात कह दी। भाभी ने मुझसे बताया कि तुम्हारे भैया को आए हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं। मेरा तो बहुत मन कर रहा है तुम्हारे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलने का। फिर मैंने भाभी को बताया कि भाभी मैं यहाँ निशा के लिए आया हूँ। फिर भाभी बोली कि मैं निशा को यहीं बुला देती हूँ और तुम दोनों के साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलना। उसके बाद तो दोस्तों आप जानते ही हैं, हम लोगों ने 1-2 घंटे तक खूब क्रिकेट का खेल खेला और फिर मैं घर के लिए चल दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।